अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस दौर में जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं, इस दौर में इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है कि हर एक को अपनी पड़ी हुई है। और अगर कभी किसी पे मुश्किल वक्त आ जाए तो आपको कोई ऐसा शख्स मुयस्सर ही नहीं है जो टिक के बैठ के सुकून से आपका मसला सुन सके, जिससे आप अपने दिल के राज कह सकें, जिससे आप शेयर कर सकें कि मेरी ज़िंदगी में ये मसला चल रहा है, मैं यहाँ पे डाउन हूँ, मुझे यहाँ पे मुश्किलात का सामना है, मेरी ये फेलियर्स हैं। क्योंकि आज के दौर में तो हर एक को आपको ये बताना होता है कि हम कितना सक्सेसफुल जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर एक को ये बताना है कि आप खुश जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है, आप वेकेशन पे भी जा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छी ट्यूशन दे रहे हैं, आपका घर बहुत साफ़ सुथरा है, आप बहुत आए दिन किसी इवेंट पर जा रहे हैं, आपके लंच चल रहे हैं, आपके डिनर चल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत बिजी है और आपकी ज़िंदगी वो परफेक्ट ज़िंदगी है जो किसी की होनी चाहिए। लेकिन असल में आपकी ज़िंदगी वो परफेक्ट नहीं है और किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। हम सब लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन एक मसला है भरम का कि आपको ना बस अगले को बताना हम ज़बरदस्त चल रहे हैं। किसी के सामने खुल के अपनी फीलिंग्स बयान करना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है। इवन कभी कभी मैंने देखा कि दोस्त आपस में एक दूसरे से बात करते हुए इसलिए घबराते परेशान होते कि यार ऐसा ना हो कि मुझे जज करने लग जाए। और ऐसे टाइम में क्या हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगी के फेलियर्स, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और वो जो एक रेस के हम घोड़े बने दौड़ रहे हैं ना, और हम दौड़े जा रहे हैं, हाथ में हमारे कुछ भी नहीं आ रहा, हम सब थक रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है जी कि इस थकन के नतीजे में दो ऐसी टर्म्स, दो ऐसे वर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने कभी बचपन में नहीं सुना था, हाँ किसी बड़े बुजुर्ग के लिए सुना था या किसी बड़ी एज के पर्सन के लिए सुना था कि जी इनको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों से कटी कटी रहती हैं। और वो प्रॉब्लम पता क्या थी? डिप्रेशन की। ये जो नफ्सा नफ्सी के दौर में आके एक रेस में आके एक बस कुछ कर देना है, ये कर देना है, वो फ्लक कर देना है, उसे ये चीज़ छुपानी है, उसको ये चीज़ नहीं बतानी, पर एग्जाइटी भी आ गई है। ये एग्जाइटी और डिप्रेशन दो ऐसे वर्ड्स हैं, हम इतना सुन रहे हैं कि ना लिटरली अब समझ में नहीं आ रही कि वाकई इतनी है। कभी आपने अपने बचपन में, ठीक है, ये देखा था कि बच्चे कह रहे हो जी हमें डिप्रेशन है? आजकल के बच्चे कह रहे हैं हमें डिप्रेशन है। भाई छोटी छोटी बात पे लोग बोले हमें डिप्रेशन हो गया। आजकल के बच्चों को तो मैं देखती हूँ कि मैं इन पे तो हाथ भी नहीं उठाया जाता। मतलब मैं अपना टाइम देखूँ तो हमने तो बच्चों ने माशाल्लाह से कोट भी खाई हुई है, लेकिन हमें वो को नहीं हुआ। आजकल के बच्चों को एक थप्पड़ पड़ जाए तो वो ट्रॉमा उनके साथ जिंदगी भर चलता है। तो क्या ये छोटे छोटे ट्रॉमास हैं, हम इनको डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं? ये जो एग्जाइटी का पेशेंट आजकल हर कोई बन गया है, लोग एंटी एग्जाइटी पिल्स ले रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? और इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए ऐसा नहीं कि मैं इनकार कर रही हूँ, बाद में पता चले कि आप लोग बोला कि मधिया ने तो इनकार कर दिया, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि डिप्रेशन के वर्ड के हवाले से बात करते हुए ना लोग डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि कहीं लोग हमें ना लोग हमें जज करने लग जाए। एक तो जज करना हर एक के पास आ गया ना, कि एक टैलेंट आ गया है। तो भाई क्या वाकई डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है? और क्या हर वो चीज़, हर वो फेलियर जिससे हम डर गए हैं, हमारा 2 दिन दोस्तों से बात करने का दिल नहीं कर रहा, हमारा 2 दिन आइसोलेशन में जाने का दिल करे, क्या डिप्रेशन है? मेरे साथ शर्मीन अली मौजूद हैं, मेरे साथ कुत्सिया मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमें गज़ल भी ज्वाइन करेंगे और मास्टर साइकेट्रिस्ट का यहाँ पे पैनल भी मौजूद होगा। डिस्कशन शुरू करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ शर्मीन अली मौजूद हैं, हमारे साथ कुत्सिया अली मौजूद हैं, लाहौर से मास्टर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नबिया अली खान भी मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं जनाब शो में खुश आमदीद भी कहती हूँ और आप लोगों की लाइव कॉल्स भी हम शो में शामिल करेंगे। और साथ में हमारे साथ क्योंकि भी साइकेट्रिस्ट का एक और पैनल में डॉक्टर हैं, वो भी हमें भी ज्वाइन कर लेंगी। अच्छा मुझे, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं शमीन, ये जो इतना हम वर्ड डिप्रेशन और एग्जाइटी अब सुनने लग गए हैं, पहले इतना सुनने में वर्ड नहीं आता था, इतना कॉमन ये वर्ड नहीं था, क्या अब वाकई जो है वो डिप्रेशन एग्जाइटी के केसेस आपको लगता है आपके आसपास बढ़ने लग गए हैं, या फिर लोगों ने इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? ऑनेस्टली मदिया, मुझे लगता है कि अब वाकई बहुत बढ़ गया है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कि फॉर ग्रांटेड भी लेते होंगे, लेकिन जैसे कि अब हमारे अम्मी अब्बू के टाइम पे नहीं था इतना, इसीलिए जब हम अपने अम्मी अब्बू को बताते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है तो वो ये कहते हैं डिप्रेशन क्या चीज़ है।
उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। उस ज़माने में लोग इतना कम्पिटिटिव नहीं थे, इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, जो कि अब हो गई है। तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आना है ना, वो भी आता है। दूसरा, एक सिचुएशनल डिप्रेशन होता है, एक बीमारी भी है, आपका केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में, आपका औरतों का हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी डिप्रेशन है। पहले के ज़माने की डाइट बड़ी अच्छी होती थी, उसके भी एक डिफरेंट आपकी बॉडी पर असर होता था। अब हम जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, जिस तरह का मीट खा रहे हैं, जितना वो इंजेक्टेड है, ऑब्वियसली वो भी इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत वेरियस रीजंस हैं डिप्रेशन होने के, एंड आई बिलीव कि पहले के ज़माने से आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है डिप्रेशन, एंड इट्स वैलिड। क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ, यू कैन समटाइम्स, हाँ, आप जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कुछ लोग उसको एज एन एक्सक्यूज भी यूज करते हैं, बना लेते हैं अपना बैड बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को नजर आता है कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स देयर, यस। खुद से आपको क्या लगता है? या आई थिंक इट्स देयर, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो आपके इमोशंस होते हैं ना, आजकल हमारी जनरेशन को ये चीज़ भी नहीं पता कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड अबाउट समथिंग इट्स कम्प्लीटली ओके। वो उस चीज़ को भी डिप्रेशन बोल देते हैं कि यार वी आर डिप्रेस्ड। तो दीज आर इमोशंस, समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर एक्साइटेड, और कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही तो यू आर सैड, एंड इट्स ओके टू बी सैड दैट वे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर वे, हम लोग जिस तरह चाहते हैं उस तरह नहीं हो रहा, तो नहीं, like this is like we are having anxiety, और क्यों नहीं हो रहा, पैनिक अटैक। मैंने अक्सर देखा लोगों को पैल्पिटेशन भी हो जाए ना, तो लोगों को लग रहा होता है एज इफ ये कि इनको एंजाइटी अटैक जो है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर उम्मे हरम भी जो हैं, वो साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे, मैं चाहूँगी कि आप भी आके यहाँ पे हमारे साथ बैठिए, और ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी बन सके। नबीहा, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप मुझे बताएं, क्या वाकई ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है मदीहा, और एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेस से इसका आगाज़ होता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल बंदा जो है वो किसी भी चीज़ का ले सकता है। आपका वर्कलोड भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग करना भी हो सकता है। बट एवर कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपके पास बेरोज़गारी का होना, या ज़ाहिर है और बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह बनते हैं। लेकिन एंजाइटी में जो मेरे पास ज़्यादातर केसेस आते हैं वो रिलेशनशिप के डैमेजेस हैं। वो क्लेम करते हैं कि ब्रेकअप्स हैं, डैमेजेस हैं, और रिलेशनशिप को जो है वो जिस तरीके से लोगों के बिहेवियर हैं, घरों में रहने वाले लोग हैं, माँ बाप का बिहेवियर है बच्चों के साथ, बहन भाइयों का बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, ये एंजाइटी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और एंजाइटी आजकल के जो है वो नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि उन्हें ये पता भी नहीं है कि एंजाइटी है क्या। अक्सर औक़ात हमें जो है वो दिल घबराना, कोई जो है वो चिड़चिड़ापन होना, या उदासी का होना, या किसी भी चीज़ से खौफ का महसूस करना, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होना, और इस तराब में रहना कि मुस्तकबिल में होगा क्या, ये चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, बारहा बेचैनी और इस वजह से नींद का ना आना, ये सब चीज़ें एंजाइटी में कंसीडर करते हैं हम। ठंडे पसीने आना, और कभी कभार जो है वो बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस करना, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये एंजाइटी की इंडिकेशंस होती हैं। अक्सर औक़ात हम इन्हें ये समझते हैं कि ये शायद हमारी कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम चल रही है, हमारा स्टमक ठीक नहीं है। ये सब कुछ जो है वो आपके स्ट्रेस की वजह से होता है। स्टार्ट आपके स्ट्रेस से होता है। आप जितना स्ट्रेस लेते हो, वर्कलोड आपके पास जितना ज़्यादा होता है, अपने लिए आप वक्त नहीं निकालते, या अपनी बात के लिए आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, जब तक आप अपने अंदर से अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते, आप उस एंजाइटी के साथ जो है वो जी रहे होते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये एंजाइटी जो है वो इसी वजह से हो। एंजाइटी की भी आगे काफ़ी फॉर्म्स हैं। इसमें नॉर्मल एंजाइटी भी है, इसमें क्लिनिकल एंजाइटी भी है। हमें देखना पड़ता है पेशेंट को कि ये किस किस्म की एंजाइटी में जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। तो कभी कभार जो होता है कोई मसला होता है, कोई ख़तरा होता है, और वो नॉर्मल सी बात होती है, तो ये एक नॉर्मल एंजाइटी है। इसमें अगर आपका बिहेवियर जो है वो आप किसी वजह से डर खौफ महसूस कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत आप जो है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर पावर नहीं है, तो ये एक नॉर्मल एंजाइटी है। इसमें कोई बहुत ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल एंजाइटी की बात करें, लोगों ट्रैवल एंजाइटी होती है, छोटे जी हम इस तरह हाँ, सोशल एंजाइटी होती है, ट्रैवल करना, लोगों ट्रैवल एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी होती है। हाँ, ये सारी एंजाइटी की जो है वो फॉर्म्स हैं। देखना पड़ता है कि किस पेशेंट के साथ क्या मसला चल रहा है ना। अब जैसे मैं क्लिनिकल एंजाइटी की बात कर रही हूँ, तो इसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी आती है, जिसको हम GAD कहते हैं। अब ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है, इसको हमें फोकस करना होता है, क्योंकि ये ख़तरनाक है।
अगर ये बढ़ जाए तो फिर ये आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और डिप्रेशन की फिर आगे बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर इस वक्त बहुत चल रहा है, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसे हम MDD कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त हमारे माशरे में नौजवान नस्ल में सर्वाइव इसलिए कर रही हैं कि नौजवान नस्ल को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने एंजाइटी के साथ कैसे सर्वाइव करना है और कैसे इसके साथ फ़ाइट करनी है, उनका एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। शर्मीन भी बात करी थी कि अब हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट हम एक कंपटीशन में भी आ गए हैं, और क्योंकि हमें एक हम जंग है, एक वॉर है, एक रेस है जिसका हम पार्ट बन चुके हैं। पहले सब कुछ अपनी स्पेस के साथ, अपनी पेस के साथ लोग जी रहे थे, लेकिन अब हम एक लोगों को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल पेस में आ गए। अस्सलाम वालेकुम गजल जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं गजल जी कि आपको क्या आजकल जो इतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजह क्या है? और आपको सच में लगता है कि जो आए दिन हमारे सामने, और हर बंदा जो वर्ड अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, सॉरी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी के मरीज़ बन चुकी हूँ, क्या आपको लगता है वाकई अब उतने मरीज़, इतने और लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, या फिर लोग उन बेचारों को पता नहीं है, वो बस उसको नाम दिए जा रहे हैं? मदिया, पहले तो इतना अच्छा टॉपिक है, ये घर घर का टॉपिक है। और जिस तरह से आप कह रही है ना कि हर बच्चा भी ये कहता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अब उसको मतलब पता भी नहीं होता उस मतलब क्या होता है डिप्रेशन का, और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि हम जब घर में जब इस तरह से बातें करते हैं, स्पेशली जब मदर्स कह रही होती है हटो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, हटो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो मुझे डिप्रेशन दे रहे हो। तो बच्चे जो हैं वो भी ये सारी चीज़ें बचपन से ही उनके अंदर हम इंडक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ जो पहले एक चीज़ थी, अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले ज़माने में, कि वो कितना सुकून था, हमने जब बचपन गुजारा, हमें तो कभी ये दौड़ नहीं होती थी कि उसने ये कपड़े पहने तो मैं भी ये पहनूं। अब क्या है कि पहले एक चीज़ थी, खाने वाली जो है वो शायद आधा रेशो होगा, मतलब कि अगर 2 चीज़ें तो खाने वाला 1 होगा। अब क्या है कि 1 रोटी है, खाने वाले 2 हैं, एक जॉब है, उस पर अप्लाई करने वाले 10 हैं। तो ये जाहिर है ये सारी चीज़ें हमें एंग्जाइटी में मुब्तला तो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये चीज़ समझने की बड़ी कोशिश हमने करनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी माँ को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उसको स्किल्स की तरफ ले आए। ज़रूरी नहीं कि हम हर बच्चे को डॉक्टर बनाएं, हम हर बच्चे को इंजीनियर बनाएं, हम हर बच्चे को जो है वो IT का स्पेशलिस्ट बनाएं। हम देखें कि अगर वो उतना नहीं कर पाता या मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं उसको इस लेवल तक पहुंचा सकूं, तो हमें बच्चों को बचपन से ही उन स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना चाहिए। और दूसरा ये कि शुक्रगुजारी जो है ना, मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा एक टूल है, एक सोल्यूशन है सब चीज़ों का, कि अगर आपके पास जो है, आपने अपने बच्चों को एंजॉय करना सिखाया, उस पर कनात पसंदी सिखाई, और तो वो बच्चा, मैं यकीन करें, वो बच्चा टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है, क्योंकि ये तो सारा इधर से आता है ना, आपकी बीमारियां भी इधर से आती हैं, आपकी सोच सारी डेवलप करती है। तो माओं पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो बचपन से बच्चों को जितना कुछ है उसको एंजॉय करना सिखाएं, बजाय ये कि जो नहीं है, हम जो हाफ ग्लास फुल एंड हाफ वाली बात करते हैं ना, जो नहीं है हम उस पर रोते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि हम खुद भी ख्वाब देख रहे होते, बच्चों को भी ख्वाब दिखा रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो हम बच्चों को नहीं सिखा रहे होते वो है कि आपने डील कैसे करना है अपनी ज़िंदगी में फेलियर से, क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, फेलियर्स भी आएंगे। इन फेलियर्स को जब हम डील नहीं कर पाते तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स अपने लिए जो है वो पैदा कर देते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, और अब ब्रेक में भी ये भी बात भी कर ली कि देखिए हमारे यहाँ जैसे बड़े ख़वातीन में डिप्रेशन ज़्यादा होगा। मैं पंजाब साइड पे भी देखूँ, वो लोग जिन्होंने स्पेशली अब देखिए हमने लोगों को नहीं देखा, लेकिन वो जो माइग्रेशन के टाइम जो लोग आए थे पाकिस्तान, और कैसे कैसे वो आए थे, जैसे मैं अपनी नानी को भी देखूँ तो क्या उन्होंने देखा, बच्चों की डेथ देखी, पाकिस्तान आए और उसके बाद फिर डिप्रेशन में रहे, और उसके बाद समहाउ कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन आप अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसे साइंस की रिसर्च है कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो वो अपने साथ अपनी ग्रैंड डॉटर, उसकी भी जो है ओवरीज वो अपने अंदर लेके पैदा होती है। तो आप यहाँ से देख लें कि वो जी अब जो ग्रैंड मदर जो औरत पैदा हो रही है, तो मैं आगे अपनी बच्ची के लिए उससे आगे, उससे भी आगे ओवरीज से लेके पैदा हो रही हूँ। तो वो चीज़ जो है ना, वो एक कोई भी मेरा दिमागी तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे आप कहते हैं जी आपकी, अच्छा आपको कैंसर हो गया, आपकी फैमिली में किसी को कैंसर होगा,
तो ऐसे ही जब नफ्सियात के हवाले से आपको कोई बीमारी हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप, ये हो सकता है कि आपके पीछे उसकी भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री आपकी फैमिली में मौजूद हो। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उम्मे हरम भी मौजूद है। सर मैं उनसे भी ज़रा चाहूँगी कि उम्मे, आप आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इतना जो कंपटीशन है, एक रेस में हम भाग रहे हैं, उसमें जो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी इस डिप्रेशन को? अच्छा, करंटली अगर देखा जाए एक तो इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। तो अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली एक इंसान खुद कितना ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड है, इसका मतलब ये कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। वो अपनी अगर बचपन से उसकी हिस्ट्री देखें तो उसमें क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं, पेरेंटिंग का क्या स्टाइल रहा है, दूसरों का ट्रीटमेंट उसके टुवर्ड्स क्या रहा है, ना सिर्फ पेरेंट्स का, उसके सिग्निफिकेंट अदर्स जो और भी उसके माहौल में मौजूद थे। तो बेसिकली अर्ली 6 इयर्स में जो उसकी एक पेरेंटिंग का क्या स्टाइल रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट उसे मिला है रेयरिंग के लिए, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो एक इंसान को प्री डिस्पोज कर देता है कि एक तरह से डिफाइन कर देता है, डिटर्मिन कर देता है कि फर्दर उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, उसमें कोपिंग स्किल्स वगैरह कैसी होंगी। अगर उसकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स रही हैं, ऊपर से अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में उस बच्चे की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की इंडिकेशन दे रहे हों, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं कि हाँ, इनके अंदर चांसेस हैं कि लेटर ऑन कोई स्ट्रेसेस आने के बाद वो किसी एग्जैक्टली दे आर वल्नरेबल। उसके अलावा जो है बहुत दफ़ा अगर देखें ना प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है उनके यहाँ, तो वो ज़्यादा एक्सपोज एक तरह से देखा जाए। अच्छा, बहुत दफ़ा प्रोटेक्शन शील्ड आपको आपका सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे को रखा ही इतने प्रोटेक्टिव, हर तरह से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में है कि उस पर कोई स्ट्रेसर आने ही नहीं दिया। दैट इटसेल्फ इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लमैटिक साइन कि आप जो है बच्चे को इतना ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इतना ही ज़्यादा पॉजिटिव या इतना ही ज़्यादा सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि उसको स्ट्रेस डीलिंग आ ही नहीं रही है, उसमें कोपिंग स्किल्स डेवलप ही नहीं। तो आज हम कह रहे हैं जो आगे जो जनरेशन आएगी वो बड़ी डिप्रेस्ड होगी क्योंकि हम उनको हर चीज़ आइडियल बना के दे रहे हैं। अब देखिए ना, आज की पेरेंटिंग में पुरानी पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क है। और डेफिनेटली आजकल के एरा के प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि मिस्टर मीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात, बहुत साउंड वर्ड्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, उस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स भी नई नई आती चली जा रही हैं। उसके साथ साथ पहले के ज़माने में कंपटीशन, जैसे कि मिस गज़ल ने बताया कि डिटेल में कि कितना ज़्यादा हो चुका है, उसी तरह से अगर हम देखें तो बचपन से ही हम अपने बच्चे के लिए खुद ही कंपटीशन की बहुत सारी लाइंस लगाते जा रहे हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स इस हवाले से विजिलेंट हों भी तो आसपास के जो लोग हैं, जो दूसरे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कंपैरिजन में ऐसा डाल देते हैं उस बच्चे को। अच्छा, एक चीज़, सॉरी टू कट यू, जो बहुत ज़्यादा है आजकल के एनवायरनमेंट में, दैट इज़ दिस कंपैरिजन। बच्चे का फलाना बच्चा तो हमारे स्टेज में ये करता था, ये वाला बच्चा ऐसे नहीं कर रहा, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, जबकि ज़रूरी नहीं है वो प्रॉब्लम हो। आप अगर देखें, जो जितनी भी आप जो हैं रिसर्चेस इसके ऊपर निकाल के देख लें, हर बच्चे का नेचर अलग है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है कि कंपैरिजन करेंगे ना अपने बच्चों में भी, और फिर लोगों के बच्चे से कर लेते हैं, भी करते हैं। तो लोगों को लग रहा है बच्चे को बेहतर बनाने में ना आप उसको एक कंपैरिजन में डाल दो, एक कंपटीशन में डाल दो। बात शेयर करूं, जब मैं कनाडा में स्कूल में काम करती थी बच्चों के साथ, तो वहाँ पर हमने ये नोट किया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जब बाहर प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो उनसे वो बहुत जल्दी आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, मारते हैं, और जो है वो आई हेट यू और मतलब सच काइंड ऑफ तो फिर उस पर ज़ाहिर बैठ के सोचा सब, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब के बच्चे जो हैं उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, वो गैजेट्स के थ्रू होते हैं। गैजेट्स में क्या होता है, आप एक गेम खेलते हैं, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, आपने इसे डिलीट किया, आगे बढ़ो, whatever I want, I can do that. स्क्रीन पे आप जब बाहर जाते हो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि किसी ने अगर आपको कोई बुली किया, कोई तंग किया, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ मुकाबला करोगे, तो फिर ऐसे में वो झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेक्शन खत्म होता जाता है, सोशल इंटरेक्शन। बच्चों के दोस्त भी बाहर, बच्चों के हर चीज़ उस कंट्री में टेक्स्ट कर दिया, हमारी उसके साथ दोस्ती है, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, स्टेमिना बिल्डिंग में होनी, बच्चों का वो खत्म हो गया है। अच्छा, क्योंकि इफ शमीन यू आर लाइक कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग, जैसे आपने भी एक ऐसा टाइम फेस को गुजारा हुआ है, सो उसमें क्या आपको लगता है कि कितना मुश्किल हो जाता है, और बाहर आने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है, या आप कभी बाहर नहीं आते, मुझे बताएं।
जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आई एक्चुअली आपने ये देखा है मेरा फेस, और एक आपके शो में भी मैं थोड़े दिनों पहले आई वाज गोइंग थ्रू माय यूट्यूब, तो उसमें पूरी लिटरली ये वो थी जो शो की वो टिकर था वो ये था कि शर्मीन रो पड़ी। मेरा जो था वो सिचुएशनल डिप्रेशन था। एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरी ज़िंदगी में जिसने वो ट्रिगर किया था डिप्रेशन। गुस्से वाली बात पे था कि वो था, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट जो मेरी ज़िंदगी में हुआ था वो सोल क्रशिंग था, और उसमें आप मुझे महीनों लग गए थे उस कैफियत से निकलने की, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब मैं दोबारा हो सकता है खुश कभी ना हो पाऊँ। हालांकि वही वाली बात कि जब मैं अम्मी के साथ बैठती थी तो अम्मी ये कहती थी कि क्यों, क्या रीज़न है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है हो गई एक चीज़, जस्ट मूव ऑन। लेकिन कभी कभार मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मदिया, ये आपके हाथ में नहीं होता। लोगों के लिए कहना बड़ा आसान होता है कि मूव ऑन, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास सेहत है माशाल्लाह, स्ट्रांग नहीं होती। हाँ, लोग कहते हैं सेहत है, काम है, बच्चा है, सब कुछ है, फिर तुम्हारे पास डिप्रेशन का क्या रीज़न है। देखिए, डिप्रेशन का रीज़न ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रीज़न हो। मेरा तो सिचुएशनल था जो ट्रिगर कर गया, तो मुझे पता था कि ये रूट कॉज है। उसमें यही होता है कि जब आप बहुत होपलेस फील कर रहे होते हैं, आप दुआएं भी मांग रहे होते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थेरेपी भी बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी के साथ बैठ के किसी प्रोफेशनल, क्योंकि वो आपको गाइड कर सकता है फिर कि आप उसको कैसे नेविगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनी फ्रेंड्स में देखे हैं कि बज़ाहिर अगेन परफेक्ट लाइफ, एवरीथिंग इज गुड, बट दे डिप्रेस्ड। व्हाई? क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है। अब वही वाली बात ना कि आपके जिस्म में किसी को डायबिटीज है, तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं क्यों तुम्हारी शुगर क्यों हाई हुई, कोई रीजन ही नहीं है शुगर हाई। ये तो एक बीमारी है, ये आपकी बॉडी में एक डिफिशियंसी है किसी चीज की जिसकी वजह से हो रहा है, आपको नहीं पता, उसके लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। लोगों का ये कहना है कि नहीं माशाल्लाह से पैसा भी है, शौहर भी है, बच्चे भी हैं, कोई रीजन नहीं बनता, या फिर मर्दों को होता है कोई रीजन नहीं बनता, इतनी अच्छी जॉब है। तो ये मुझे लगता है कि लोग बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभार जब वो ये कहते हैं कि नहीं रीजन नहीं है, खामखी में बात को बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं पता इंसान अंदर क्या कैफियत है, वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि जो डिप्रेस्ड इंसान होता है ना उसके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल बन जाती है। अच्छा, और ऐसे में एक माँ का अगर डिप्रेस होना तो वो फिर आप बाकी फिर घर की लाइफ को मैनेज करना कितना आसान था, या बेटी ने हेल्प की, वो शमीन वो उस टाइम से निकली कैसे? लोग एज अ मदर फिर आप यही कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे तक ना पहुंचे ये चीज़, उसको पता ना ही चले, तो आप ना प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं, आप एक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप अपने बच्चे पे ये वेयर ऑफ नहीं करना चाह रहे होते कि बच्चे को ये पता चले कि माँ की इतनी बुरी हालत है कि वो बेड से नहीं निकल पा रही है, अब वो कॉन्स्टेंटली रोई जा रही है। हाँ, मेरी बेटी ने देखा कि मैं अक्सर रो पड़ती थी, तो वो ये कहती थी, तो ऑब्वियसली शी न्यू कि कुछ है जिसकी वजह से मामा इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, बट मैं उसे प्रॉमिस करती थी कि आई विल गेट थ्रू इट, आई विल गेट आउट ऑफ इट, आई प्रॉमिस यू, मुझे बस थोड़ा टाइम दो मुझे। और वही बात है कि अल्लाह का एहसान है कि यू नो टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हीलिंग इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट टेक्स वेरी लॉन्ग, ओवरनाइट, एग्जैक्टली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने रात को सोच के सोए तो सुबह यू वेक अप। अच्छा, ये भी होता है कि सुबह यू वेक अप, यू फीलिंग बेटर, लेकिन फिर दूसरे दिन अगेन आप जब उठेंगे फिर वो दोबारा आपकी वही है ना, वो अंदर वो चीज, ऑफ कोर्स, तो वो जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे और जब तक आप उसको टारगेट करके सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, बड़ा मुश्किल है कि आपके लिए। मुझे बताएं कि जब आप हीलिंग प्रोसेस में होते हैं तो ऐसा होता है कि चलिए अगर आप 40% जैसे ना कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, आपकी 40% यू बैटरी और आगे चार्ज हो गई है, तो क्या ये वापस चला जाता है या फिर रुक जाता है कि अभी 40% अभी रुक गई है, अभी हीलिंग रुक गई है, फिर आगे बढ़ गई 50 होगी, या फिर ऐसा होता है कि अभी 40 है तो फिर वापस 30 पे आ गया? कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे होते हैं और फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि एकदम से आपको हिला कर रख देती है, तो जो आपने प्रोग्रेस की होती है ऑब्वियसली आपको लगता है कि ये तो मैंने एक स्टेप आगे लिया था, मैं 3 स्टेप्स पीछे आ गई हूँ। तो ये बड़ी एक बैटल होती है जिंदगी की कि डेफिनेटली इज, लेकिन फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो यू हैव टू कीप एट इट, आपको बस करते रहना है, मेहनत करती रहनी है, करनी, आप गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ आपने गिव अप कर दी वहाँ आपने जिंदगी पे गिव अप कर दिया ना, आपने होप गिव अप कर दी, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप गिव अप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसी स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं जहां उनके पास, उनको लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है गिव अप, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि फिर जैसे कि आपने कहा थेरेपी तो एक स्टिग्मा है, दवाइयाँ लेना उससे भी बड़ा स्टिग्मा है दिमाग। अच्छा, हमारे साथ मसला ये ना कि अगर स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है
तो और बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कहते जी अगर हम जाके इस पर बात करेंगे टीचर से, फिर उसकी वो काउंसलिंग के लिए टीचर रख देंगे, लेकिन और फिर उसके साथ ये अटैच हो जाएगा कि ये बच्चा इस चीज़ से फाइट कर रहा था, फिर वो एक तरह से उसकी सीवी का पार्ट बन जाएगा, वो जिंदगी में कहीं पे भी जाएगा तो वो हाँ वो लिखा हुआ आएगा कि बच्चे को, जैसे बहुत से बच्चों को बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं अभी से बच्चों में भी देख रही हूँ, तो ये जो चीज़ है ना फिर उसको बहुत सारी जगहों पे उसकी ग्रोथ से उसको रोकेगा। नहीं, अगर इस तरह का डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्वियसली वो तो फिर एक रिकॉर्ड पे आ जाएगा, लेकिन अगर एक बच्चा जो कि स्टडीज के प्रेशर की वजह से या फिर किसी बुलिंग इंसिडेंट की वजह से एक ट्रॉमेटिक टाइम से गुजर रहा है और उसके लिए वो स्कूल काउंसलिंग में जाता है, तो वो नहीं उसके रिकॉर्ड में आता, वो उसके रिकॉर्ड में नहीं आता, नेवर स्टेटेड डाउन, नो उसके रिकॉर्ड में नहीं आता, बिकॉज़ आई माय सेल्फ हैज वर्कड एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट अ स्कूल एज वेल। तो उसमें आप रिकॉर्ड में नहीं देते हो, उसमें बेसिकली ये होता है कि हाँ स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी आप बहुत एक फर्म बाउंड्री ड्रॉ करके फिर आप उन्हें बताते हो, आप उन्हें उस चीज़ के बारे में सब कुछ नहीं बता रहे होते कि बेसिकली किस किस वजह से बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब्ड है या एकेडमिकली अफेक्ट हो रहा होता है। देखिए जहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी वो आपके इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करेगी, और जहाँ पर इंटेलिजेंस का मसला होगा डेफिनेटली आप इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए स्कूल्स में बहुत दफ़ा ये एक डायलेमा आता है कि या तो जो काउंसलर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लिनिकली एजुकेटेड नहीं होते या इक्विप्ड नहीं होते या उनकी ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर डोमेन में होती नहीं। अच्छा वही बात है ना कि अच्छे यहाँ पे अच्छे तबीब का, नबीहा मुझे बताएं अच्छे तबीब का होना मतलब ये कितना ज़रूरी है कि हम सही बंदे के पास जाके पहुँच पाए, ये ना होना कि हमें सर में दर्द हो रही है तो हम वो टखने जिसने जोड़ने उसके पास चले जाएं। जी असल में देखें जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। मदीहा देखें सूरत हाल ये, आप लोग सारी बात मैं आप लोगों की सुन रही थी, आपके पास एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर बैठी हैं, वो भी बात कर रही थी। देखिए बच्चों की एकेडमिक सिचुएशन जो होती है ना या उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो उनके घर से पहले डेवलप होती है। मेंटल हेल्थ का जो पहला एक सिनेरियो है वो आपके घर से चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कौन कौन से इश्यूज़ हैं। हम जिस्मानी तौर पे अगर कोई बीमार है तो उस बीमारी को फ़ौरन से डायग्नोस करते हैं और फ़ौरन से उसके इलाज की तरफ जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की जहाँ बात आती है, मेंटल इलनेस की बात आती है, डिसऑर्डर्स की बात आती है, तो हमें जहनी बीमारियों के बारे में पहली बात यह है कि आगाही ही नहीं है। हमें यही नहीं पता कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है। हम इस तीनों स्टेजेस को जो है वो समझ नहीं पाते। हर बंदा बहुत आसानी से कह देता है मुझे डिप्रेशन है, आपको नहीं पता कि आपको किस तरह का डिप्रेशन है, आपको नहीं पता कि आपको किस किस्म की एंजाइटी है। छोटी सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप जो है वो कोशिश ये करें कि आप जो सारा दिन में आपने किया क्या है, आपने पाया क्या है, आप इस चीज़ पे फोकस करें तो मेरा ख्याल है आपको जो है वो ज़्यादा इस डिप्रेशन की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, टेंशन या डिप्रेशन जो है वो लेना ही नहीं पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि सारा दिन आप क्या एक्टिविटी करते हैं। डॉक्टर नबीहा कि आपके हाथ में होता है ये? हाँ जी बिल्कुल हमारे हाथ में होता है, लेकिन ये जहाँ पर देखें जहाँ पर तो ये बीमारी की सूरत में है ना, डिसऑर्डर की सूरत में है, वहाँ तो हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते कि आपके अपने हाथ में है। अगर तो आप किसी बीमारी में हैं तो जाहिर है जैसे जिस्मानी बीमारी है इस तरह से जहनी बीमारी का इलाज भी ज़रूरी है, लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो हमारे मूड्स जो हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं, अक्सर औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। आपके पास कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, आपका मूड जो है वो एकदम चेंज होता है, मौसम अच्छा नहीं है या अच्छी फूड आपको खाने को नहीं मिला। ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं कि आप इसमें अपने मूड पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, बट आप नहीं करते। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने बोया क्या है, आज तुमने जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट क्या की है। जब आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना, पहले होता था लोग सोशलाइज्ड होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनते थे। आज क्या है कि आज सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है कि मैंने क्या करना है और मैं किस तरह से जो है वो इससे आगे निकल सकता हूँ। बाकी कम्युनिटी सर्विसेज का बड़ा वो रोल था, लेकिन अब ये कि हम पहले लोग आपस में इतना मिलते नहीं थे, अब मिलते बहुत हैं, हम अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू मिलते हैं, लेकिन जो पहले जो कहते हैं ना एक दूसरे को सुन लेना, वो इंटरेक्शन नहीं है, सुनते नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सुनते नहीं है ना, तो जाहिर है लेकिन एक और चीज़ भी है जिनके साथ वो बड़े इमोशनली अटैच होते हैं, या अपनी मदर, अपनी बहनें या कोई ऐसा जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, उसके ससुराल तक वो बात ना पहुंचे, ना करे, जिसको शट ऑफ ना कर दे।
लेकिन उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने किसी बेवकूफ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की ना, तो आपको भी मशवरा भी वो बेवकूफाना ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये जरूर सोच लेना चाहिए कि कोई हो लाइफ में कोई ऐसा समझदार इंसान हो जिससे आप हेल्प ले रहे हैं और वो आपको ये मशवरा दे कि आप प्रोफेशनल या हेल्प की वो तरफ जाएं। अगला बंदा अगर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो नेगेटिव हुआ है अपनी ज़िंदगी में, तो ऑब्वियसली वो उसी पैटर्न पे आपको वो बात बिल्कुल करेगा। सही। अच्छा, मैं कुत्सिया के पास पे आऊंगी बिकॉज कुत्सिया ने भी इससे एक तरह से फाइट की है। क्या चीज़ें आपको हेल्प करती हैं वापस आने में? देखिए, ये वो फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, उन पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करें डिप्रेशन के हवाले से, और जो डिप्रेशन की टर्म है, मैं हमेशा से लोगों से कहती हूँ कि खुदा के लिए अपनी छोटी छोटी परेशानियों को डिप्रेशन का नाम ना दें। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा इससे फाइट कर रहा होता है ना, उससे ज़रा तकलीफ में और कोई इंसान नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास उसको कोई ऐसी होप नज़र नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना कि उसको ऐसी कोई उम्मीद की उसको किरण नज़र आ जाए कि एटलीस्ट उसको वो फॉलो करना शुरू कर दे। और उसके बाद जब ये बहुत बिगड़ जाती है तो फिर आप एक ऐसे टनल की तरफ आप चले जाते हो कि जहाँ पर आपको कुछ और दिखाई नहीं देता सिवाय अंधेरे के और घुटन के। और फिर मैंने देखा है कि लोग जब अपनी जान ले लेते हैं ना, तो तब पता चलता है कि वो कितने सिवियर डिप्रेशन से गुजरा था, क्योंकि उसके पास ज़िंदगी में उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, मुझे, आपको, हमें कैसे हेल्पफुल बनना है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ फाइट कर रहे हो। हम लोगों को कैसे एक तरह से देख सकते हैं कि अच्छा भाई ये डिप्रेशन से गुजरा है और हम इनको फिर आगे क्या सजेस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से लेवल पे आपको डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए। अच्छा, कुत्सिया भी, क्योंकि कुत्सिया आपने भी एक ऐसा फेज गुजारा हुआ है, तो उस फेज में आपने क्या एक्सपीरियंस किया था? मेरे इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने बात की थी बॉडी शेमिंग पर, कि जब मैं बॉडी शेम हुई थी उस वक्त आई वाज लाइक, मैं इतना ज़्यादा सेल्फ कॉम्प्लेक्स्ड हो गई थी कि मतलब व्हाई डू आई इवन एग्जिस्ट, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं है। तो आई थिंक जो एक कंपैरिजन वाला आ जाता है ना, जो आपने भी बात की कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है आप स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। और एक सोशल मीडिया, ये जो आप रील्स देख रहे होते हैं ना कि अच्छा फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, मैं भी ऐसे करूं, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो जो एक प्रेशर आ जाता है ना आपके ऊपर। और दूसरी ये चीज़ कि पेरेंट्स आपको ये चीज़ करियर वाइज, क्या आपने इस एज में, और जब फलां बंदी ने इस एज में यहाँ तक अचीव कर लिया, आई एम नॉट, मैं इतना स्लो हूँ, वेयर एम आई लैकिंग, वो आप अपने आप को इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हो रादर देन रिगार्डिंग योर सेल्फ के मतलब व्हाट यू हैव अचीव्ड इतने टाइम में, या किसी लड़की की शादी नहीं हो रही एग्जैक्टली। ये सारी चीज़ें, अच्छा मेरे टाइम में ये जो बॉडी शेमिंग वाला फैक्टर था कि मतलब मैं मोटी हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे कैसे करना है, कैसे फिट इन होना है इस इंडस्ट्री में, काम कैसे करूँगी आगे, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा कुछ टाइम तक, वो सारी चीज़ें जब आपको सुनने को मिलती है ना, एंड देन जब रात में आप सोने लगते हो और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, एंड समहाउ यू आर टेलिंग योरसेल्फ, अच्छा बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस है ना, ये यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड और आपका माइंड आपको कंट्रोल, ये जो फाइट है ना, बेसिकली दैट्स द थिंग कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, अपने माइंड को आपको कंट्रोल ना करना। तो आपने हेल्प सीख की थी उसमें फिर? या थेरेपीज और आपकी मेडिटेशन बहुत करती है, एंड यू नो आपकी एफर्मेशन जो आप डेली अपने आप से कुछ कहें कि मतलब ओके थिंक अबाउट पास्ट, कि मतलब आपने कहाँ से शुरू किया, क्या क्या चीज़ें आप करके कहाँ तक आई, आपके पास आज क्या है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर कि मतलब कल मेरे पास क्या होगा, मैं कहाँ मतलब क्या काम कर रही हूँगी, क्या चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आए हैं, उस जर्नी के बारे में अगर आप बार बार सोचें तो दैट्स हाउ यू कैन। वो कौन सा मोमेंट था कि जहाँ पे जब आप पहुँची तो आपको हुआ कि नहीं मुझे कुछ करना है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे बहुत वीक मोमेंट्स आते हैं। या सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको बता रहे हैं कि नहीं ये देखो, ये नहीं ये देखो, पॉजिटिव साइड, और आपका पैटर्न क्या है, अगर आप एक पैटर्न पे चल रहे हो तो आप कुछ भी कर लें, आप थेरेपी ले लें, आप मेडिटेशन कर लें, यू आर स्टिल देयर, यू आर स्टक।
तो आपकी ज़िंदगी का पैटर्न क्या है, आपके पॉजिटिव पैटर्न्स और नेगेटिव पैटर्न्स, आप किस चीज़ पे ग्रेटफुल है, किस चीज़ पे आप जो है ना वही अपने आप को रिगार्ड कर रहे हैं। आपने थेरेपी ली या फिर आप जैसे नॉर्मल लोगों को थेरेपी लेने से डर लगता है? कुछ लोग तो ले लेते कि अब मैं अक्सर लोगों को देखे, लोग कहते हैं हाँ यार मैं सोची मैं ना अपनी थेरेपी ले लूँ, मुझे तो अच्छी बात है अगर लोग सोच रहे हैं। मुझे शुरू में डर लग रहा था बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको बात करने में थोड़ा सा जो झिझक आती है। लाइक वो एक टाइम आता है आप उन चीज़ों से गुजर कर आते हैं, फिर देन यू कैन टॉक अबाउट इट ओपनली। तो मेरा जो पहला सेशन था थेरेपी का, आई वाज नर्वस, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या बात करूं, बिकॉज थेरेपी समथिंग यू हैव टू बी वेरी ओपन। इट्स लाइक आप बस जाएं और आप जो भी सोचें विदाउट इवन थिंकिंग कि अगला बंदा क्या सोचेगा उस चीज़ के बारे में। तो इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन वंस यू गो थ्रू इट then it's actually helpful। अच्छा, जैसे वो बात है कि बचपन से चीज़ें जैसे नबीहा ने भी की, देखिए बचपन से हमारे दिमागों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा कर दिए जाते हैं। देखो उनके बच्चे नहीं कर दिया, उनके बच्चे का फलानी जगह एडमिशन हो गया, उनके बच्चे कितने नंबर है, उनके बच्चे ये करते हैं, उनके बच्चे ये, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। और माँ बाप को लग रहा था कि जब वो कंपैरिजन और कंपटीशन में आपको डाल देंगे तो बच्चा फिर कंपटीशन में अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करना शुरू करेगा। उनको ये नहीं पता होता कि ये एक अच्छी, हाँ, ये उसको कैसे अफेक्ट कर उसके। अच्छा, उसके बाद हम जब शादी, हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब शादी हो जाती है तो लड़कियों में उसके बाद भी देखा कि एक बड़ा चेंज सा आ जाता है। जैसे अगर उन्होंने कहा कि जी फलानी की बेटी की भी शादी होगी, अच्छा इसकी शादी पे तो क्यों नहीं हुई, फिर से हमारे यहाँ तो ये नहीं रुकते ना, हम वैसे नॉर्मल बात कर देते हैं कि जी अच्छा जी इसकी शादी पे तो क्यों नहीं हुई, शादी होगी तो अच्छा इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इसका बच्चा होगा तो इसका बेटा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इसकी बेटियाँ नहीं हुई। तो इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता होगा ना आपकी दिमागी सेहत पे? देखिए डेफिनेटली इसका इफेक्ट है, एंड ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, जैसे कि मैंने पहले बात किया कुछ हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, उसके साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें इस तरह के सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स और सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह जो हमने बना दिए हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब लोगों को ये लग रहा होता है कि हमने ये चीज़ अपने, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अगर कंपेयर करें अपने बच्चों को तो उन्हें लगता होगा कि हम अपने फलाने बच्चे कैसे समझाते थे वो समझ जाता था, और इसको क्यों ये चीज़ इतनी अफेक्ट कर रही है, इसका क्यों गुस्सा। बेसिकली आप नहीं जानते हैं कि किसी इंसान की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पहला बच्चा जो है इसे साउंड प्रूफ रहा था, दूसरा बच्चा भी साउंड प्रूफ रहेगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, हर बच्चा, ठीक है अगर आपने कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, उसके साथ साथ चाहे आपने उनकी ट्रीटमेंट एक जैसे की है, एक जैसा उनको रेयर किया है, लेकिन फिर भी उनका जेनेटिकल मेकअप अलग अलग है और दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से चीजों को परसीव करेंगे। माँ बाप की अक्सर हम कहते हैं माँ बाप की तरबियत जो है एक माँ बाप एक है, ठीक है, लेकिन बच्चे अलग अलग क्यों हैं, कितना बच्चे जी एग्जैक्टली दे आर हैविंग देयर डिफरेंट पर्सनालिटीज। फितरत का भी तो लेना देना होता है ना एग्जैक्टली। अब जहाँ पर शादी का मामला है तो देखिए शादी तो हमारी सोसाइटी में एक ऐसा कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ इसको एसोसिएट कर दिया गया, जबकि ये एक फेज ऑफ लाइफ है कि इसको फेज ऑफ लाइफ ही रखना चाहिए। अगर हम शादी को फेज ऑफ लाइफ ही रखेंगे तभी एक इंडिविजुअल जो है एक हेल्दी तरीके से अपनी नई जिंदगी में जिस तरीके से उसने नई जिंदगी गुजारनी है उसका आइडिएशन भी रखेगा और उसके मैटर्स को रिजॉल्व करने की ताकत भी रखेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो इसमें उसका कसूर है। या डॉक्टर साहब ये भी अगर हो सकता है किसी की शादी हो भी रही है ना, हो। मर्द की शादी भी, हम लोगों ने शादी के प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट बना दिया है, एक बड़ा इवेंट करके उस पे इतना पैसा चाहिए हमें तभी शादी हो सकती है। हम तो इवेंट करने से हमें डिप्रेशन हो गया, हम कैसे करेंगे, लगेंगे कि उसमें भी बोर्ड आ जाता है, बिल्कुल हमें डिप्रेशन हो गया। मतलब अच्छे से अच्छा इसने ये किया था तो इससे अच्छे से अच्छा करे, इट्स एक कंपटीशन। मैंने कहा था सब इतना कंपेटिटिव हो गए हैं हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में, कि ये एक मजाक बन गया है। मतलब मुझे, लेकिन ऑनेस्टली ये क्योंकि ये 3-4 दफ़ा बात हो चुकी है, मैंने भी बचपने में अपनी अम्मी से ये सुना है कि वो फर्स्ट आई है, तुम क्यों सेकंड आई हो, तुम क्यों थर्ड आई हो। कंपटीशन मैंने भी देखा, लेकिन हम पे वो इम्पैक्ट नहीं होता था जो आजकल के बच्चों में होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं एज अ चाइल्ड कभी भी मैं डिप्रेस हुई हूँ ये सोच के कि ओ माय गॉड मेरे जो है कम मार्क्स आए, अम्मी को गुस्सा है। एक अम्मी से डर होता था, एक गिल्ट होता था कि यस आई कुड हैव डन बेटर, लेकिन डिप्रेशन नहीं होता था। आजकल का बच्चा, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, ऐसा क्यों है कि मैं अपनी बेटी को कभी किसी से कंपेयर, इनफैक्ट वो अगर आके कहे भी ना कि मेरे ये मार्क्स आए और मेरी
मेरी फ्रेंड के ये मार्क्स आए, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं मालूम करना, आई डोंट केयर तुम्हारी फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, आई जस्ट वांट टू नो इफ यू गेव इट योर 100%। तो मुझे ये बताओ कि वर यू एबल टू गिव योर 100%, ताकि वो इस बात का मुझे आंसर करे कि हाँ मैं आई कुड हैव डन बेटर या नहीं। मैं कभी कंपेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि शुरू में मैंने किया और मैंने उसका देखा कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा था। तो ऐसा क्यों है कि हम इससे कोप कर पाए और हमारे बच्चे नहीं अब कोप कर पाए? और वही बात जो मैंने सॉरी बात करके थी, मैंने इंट्रो में भी बोली थी कि हमने अपने बच्चों में मतलब कोट भी खाई है, मैंने तो स्पेशली बात करूँ तो फिर भी हमें माँ बाप से उतना ही प्यार है। आजकल के माँ बाप बच्चों पे अगर वो आवाज़ जो है वो ऊंची करते हैं और उसके बाद अगर हाथ उठा दें तो ये बच्चों के लिए ट्रॉमा बन जाता है कि हमारे माम ने हमारी माँ ने वो थप्पड़ मारा था। एक्चुअली पेरेंटिंग इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक। पहले के ज़माने में ये था कि पहले इसके ऊपर बात नहीं होती थी। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे ज़माने में भी हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा मीडियम्स नहीं थे ना इन्फॉर्मेशन के। आजकल के ज़माने में मीडियम भी बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस कौन दे रहा है? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनको कह रहे डिप्रेशन हो रहा है, स्कूल में भी आपको फ़ोन की एग्जैक्टली फ़ोन के अलावा अगर आजकल आप देखो तो टीचिंग की प्रैक्टिसेस भी कितनी अलग हैं। आपको स्कूल में भी उस चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही है। सेकेंड चीज़ ये थी कि हमारे ज़माने में उस चीज़ को ग्लोरीफाई इतना ज़्यादा इसलिए किया जाता था, खासतौर पर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को कि भाई पेरेंट्स का ही वो जो है डोमिनेटिंग होना चाहिए एंड एवरीथिंग कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि तब डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ और एग्रेशन वगैरह उसका एक होल्ड बहुत ज़्यादा समझा जाता था। जो जितना ज़्यादा गुस्से वाला होगा उसको ग्लोरीफाई किया गया था। एंड देन उसी का इम्पैक्ट है कि ये जो मिलेनियल्स हैं ये पर्सनालिटी वाइज कितना ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, अब ये टर्म्स इतनी ज़्यादा हमें नजर क्यों आ रही हैं? मुझे ये क्योंकि टर्म समझ नहीं आती वो क्या हम हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ही वो लोग हैं जो कि इन चीज़ों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। क्योंकि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस और इन सब सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम अभी ब्रेक में ट्रॉमा की बात कर रहे थे, तो देखिए ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज ही होते हैं। हम कह रहे हैं ना कि हमें तो कुट पड़ी थी, हमारे ऊपर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त उस चीज़ ने हमें इम्पैक्ट ना किया हो। हाँ, माइट भी उस चीज़ को हमने सप्रेस ज़रूर कर लिया हो, रिग्रेशन ज़रूर हमने उस वक्त चलो मामा के साथ जो है वो हक कर लेते हैं, सब कुछ रिजॉल्व कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, बट डीप रूटेड उसने कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट किया था। फिर वो चीज़ हम रिप्रेस कर ली हमने, उसके बाद फिर वो चीज़ें जब सरफेस लेवल पर आती हैं वो किसी और सूरत में सामने आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है हेल्दी रिलेशनशिप किसी के साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे या फियर ऑफ अबैंडनमेंट की वजह से हम किसी को प्लीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी का वो हमारा पार्ट बनते जाते हैं। अब इस जमाने में हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह के अवेयरनेस शोज हैं जहाँ पर कि पता चल रहा है। इसी वजह से हम ज्यादा अवेयर भी हो रहे हैं, बच्चे भी इस हवाले से। हम मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा है। हम जो प्लीजर की बात करें ना कि बहुत से मैंने वाकई लोगों को देखा जो बिला वजह से उनको हर बंदा उनसे खुश रहे, हर बंदे को खुश रखना है। इसका मतलब है कि उनके पीछे भी कोई ना कोई ऐसे टोल मौजूद है। स्पेशली आजकल जो गर्ल्स है ना जिनकी शादियां हो रही हैं, आप सोचें कि एक अपने माँ बाप के घर में जिसको कुछ नहीं करने को दिया जा रहा है या वो बड़े मजे से रह रही है, पढ़ के उसकी शादी कर दी अचानक, चाहे वो अच्छे घर में अपनी पसंद से शादी करके जा रही, फिर भी जब ओवर बर्डन होता है ना किसी पे, वो भी डिप्रेशन में ले जाता है आपको। कंपैरिजन वहां भी आता है। कंपैरिजन के अलावा भी आप बिल्कुल खुश हैं लेकिन आपकी लाइफ टोटली बदल गई, आपकी नींदें पूरी नहीं हो रही, उसके बाद आपके बच्चे जब हो जाते हैं उसका आपका बर्डन, आप कुछ और सोच के गए होते हैं, कुछ और हो रहा होता है। मेरे साथ पता है क्या होता है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा YouTube चैनल है, ये है वो है, मेरा अपना कुछ और काम, तो मैं समटाइम्स इतना मुझ पे काम होता है कि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, आई नीड अ ब्रेक। फिर मैं एकदम से सब कुछ छोड़ देती हूँ 1-2 महीने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेकेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। कोई अगर औरत बहुत परेशान है, काम किए जा रही है, गधों की तरह काम किए जा रही है, उसको कोई थोड़ा रिलीफ मिले, कहीं उसको कोई 15 दिन के लिए कहा जाए कि चलो छुट्टियां मांगते हुए डर लगता है, ये लोग निकले बाद नौकरी मशीन काम की वजह से भी बहुत एंग्जाइटी मुझे तो होती है। अक्सर जो रात को सो रही होती है ना, मेरे जहन में हजारों चीजें चल रही होती है कि कल सुबह उठूंगी तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर एक वक्त आता है कि मैं सोचती हूँ नहीं बस अब बहुत हो गया, अब कंप्लीटली 1-2 महीने की छुट्टी। ऑल्सो हमारे ये भी होता है कि हम अपनी जो विंडोज है ना वो बंद नहीं करते, तो हमारा सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हम देखिए खवातीन की डिप्रेशन के वाले से बात तो करें, नबिया मुझे बताएं जो बंदों में जो डिप्रेशन होता है उसकी बड़ी रीजन क्या होती है? देखिए, मैं हमेशा से एक ही बात करती हूँ कि बुज़दिल माँ बाप के बच्चे कभी बहादुर नहीं पैदा हो सकते। बुज़दिल माँ बाप के बच्चे भी बुज़दिल ही होंगे। और आपका जिस तरह इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो
तो आपके जो है वो जिस्मानी तौर पर आप मजबूत होते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब तक आपका मेंटल हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप जो है वो बहादुर नहीं बन सकते, मर्द हो या औरत हो। मर्दों में डिप्रेशन की वजूहात जो हैं वो रवैयों का तब्दील होना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि रवैये जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एक मर्द जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों का शिकार हो जाता है, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, बाहर के माहौल में भी। एक औरत तो सिर्फ जो घर में रहती है औरत, वो मुख्तलिफ़ रवैयों का शिकार होती है अपने रिश्तों की तरफ से। लेकिन एक मर्द जो है जिसका किसी से रिश्ता नहीं भी है, उसका सिर्फ जो है वो एक स्पेसिफ़िक किसी के साथ भी जो है वो ताल्लुक़ है और वो उसका रवैया झेल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है डिप्रेशन की। फिर दूसरे, बेरोज़गारी हमारे माशरे में जो बढ़ती जा रही है। मर्द की जेब में अगर पैसा नहीं होगा ना तो मर्द के सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसे कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। मर्द को अगर आपने मोहब्बत में, चाहत में और अगर आप उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं ना तो फिर उसकी जेब भरी होनी चाहिए, क्योंकि जब खाली जेब जो है ना वो और ख़ाली पेट जो है वो मर्द को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और ना ही वो मोहब्बत कर सकता है, ना ही वो तवज्जो कर सकता है, ना वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है। इसी इस्तराब और इसी खौफ की वजह से जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि कभी भी अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए, तुम तकलीफ़ या अजियत का शिकार हो, तो कभी भी मुश्किल वक्त में किसी बुज़दिल से मशवरा ना लेना, क्योंकि अगर तुम किसी बुज़दिल से मशवरा लोगे तो वो तुम्हारी जो बची कुची हिम्मत है वो भी ख़त्म कर देगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहादुर लोगों में उठे बैठे। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, कम से कम आप ज़हीन तरीन लोग या अच्छे लोग या एक्सपर्ट लोग या आपके बड़े वो जिन्हें वाकई दुनिया की दीन की समझ है। हमारा दीन से दूरी भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का बाइस बन रहा है। हमारे बच्चों को दीन का कोई पता नहीं है, हम इस्लाम से भी दूर हैं, हम अपनी इक़दार से भी दूर हैं, हम अपनी सकाफ़त से भी दूर हैं। और अगर आप बच्चों को समझाना भी चाहते हैं तो हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि माँ बाप को देख कर जो है वो बच्चे क्या सीखें। ये सीखें कि माँ जो है वो कितने टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ देती है, ये सीखें कि बाबा पैसे कमाने के लिए जो है वो बैरून मुल्क में जो है वो रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो आपके बच्चे एंजाइटी या डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे तो और क्या होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। 4 चीज़ें बता रही हूँ अगर आप एंजाइटी को जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, फ़िक्र और बेचैनी की कैफियत में कभी आपने डिसीजन नहीं लेना। अगर आप फ़िक्रमंद हैं, बेचैन हैं, कैफियत ऐसी है किसी से कह नहीं सकते, डिसीजन कोई नहीं लेना। दूसरी ख़ास बात, अगर आप एक अमल को बार बार दोहरा रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसको आप दोबारा से दोहराते हैं और दोबारा उसी पर कंटिन्यू करते हैं, कोई ऐसा अमल जिसे आप दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, रोकें। इस पे अपना फोकस जो है वो आउट ना करें। आपने इस पे फोकस करना है कि आपने एक अमल को बार बार नहीं दोहराना। तीसरी चीज़, मुस्तकबिल का खौफ और इस्तराब। आगे क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूँगा, अगर मैं इसी तरह रहा तो मेरा आगे जो है वो क्या होगा। आपका जो कुछ भी होगा यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखें। अल्लाह ने बेहतर जो है वो काम करने होते हैं और आपको रास्ता जो है वो अल्लाह ही दिखाता है। दूसरी बात, अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, अगर आपके पट्ठों में दर्द है, अगर आपकी बैकबोन प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बदहज़मी का शिकार हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब है, तो आप समझ लें कि आप एंजाइटी में हैं। ये आपको जो है वो कोई इस तरह का जो एक साइकोलॉजिकल इशू है, जैसे ये चलते हैं वैसे ही आपके जिस्मानी जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बेचैनी की कैफियत में अगर नींद नहीं आती, अपनी एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी एक्सरसाइज इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि आप सो सकें, अपने आप को मुकम्मल तौर पे बिजी रखें। आप एंजाइटी और डिप्रेशन से इन 4-5 अगर आदतों को आपने अपना लिया तो बड़ी आसानी से बच सकते होना से बड़ा ज़रूरी है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी अभी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक केस भी यहाँ पर मौजूद है, जुनैद साहब मौजूद हैं, हम उन्हीं से उनकी कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जुनैद साहब, मेरा जो ज़िंदगी में मसला आया वो ये था कि मेरी शादी हुई, बहुत ही अच्छी एक लाइफ हमारी चल रही थी। यूनिवर्सिटी में मैं किसी को पसंद करता था, शादी हो गई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हुए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ज़िंदगी में हो जाएगा ना। अचानक से वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। और बच्चे जो हैं, मैं उनके बारे में सोचता था कि इनका क्या होगा, छोटे हैं अभी, ट्विंस बच्चे हैं, किस तरीके से इनको कौन लेके चलेगा, क्या होगा। फिर एक अच्छी चैनल पर मेरी जॉब थी, वो जॉब ख़त्म हो गई। मज़ीद और मुझे टेंशन ये मिली कि अब इनको कैसे लेकर चलूँगा। अगर फैमिली सपोर्ट हो तो चलें, पीछे से साथ बंदा चल सकता है, लेकिन आपको पता है कि माशरा जो है वो बहुत सारी बातें करना शुरू कर देता है। तो ऐसा हुआ कि 6-8 महीने तक तो मैं बिल्कुल
कमरे के अंदर बंद हो गया था, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या होगा। और आपके बच्चों को लुक फॉरवर्ड कौन कर रहा है? बच्चे रोते थे, छोटे बच्चे थे ना, वो रोते रहते थे कि मम्मा कहाँ है, पापा मम्मा कहाँ है। तो मुझे ज़्यादा होता तो मैं रात 3-3 बजे कब्रिस्तान ले जाता था उनको बैठा कर ना गाड़ी में। तो मेरे फ्रेंड्स जिन्हें पता चलता था वो पीछे से आ जाया करते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप खुद भी मतलब एक डेंजर जोन में जा रहे हो, बच्चों को भी लेकर जा रहे हो, बल्कि आपको तो निकालना चाहिए। अच्छा, इसी में जो है ना मेरा एक बेटा जो है ना वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी डिप्रेशन में चल रहा है अभी तक। उसको हर जगह मम्मा नज़र आती हैं और हर वक्त वो यही कहता है कि मम्मा आ रही हैं, मम्मा आ रही हैं। अच्छा, मुझे जो है वो अब तक ये समझ में नहीं आया कि माफ़ कीजिएगा, आपके बच्चों की क्या एज है आपके? अब तो बेटी माशाल्लाह वो 7 ईयर की हो गई है, बेटा जो है वो उससे थोड़ा छोटा है। मतलब आपने कहा ट्विंस है ये? ट्विंस है, कुछ फ़र्क है ना। हाँ ऑफ कोर्स, दोनों, इसका मतलब दोनों 7 इयर्स की हुए हैं। ऐसा ही है। लेकिन वो बेटा जो है मेरा अपनी एज से कुछ ईयर्स पीछे हो गया है। अच्छा, उसमें मुझे ये परेशानी आती है कि रातों को नींद नहीं आती, बड़ी घुटन सी फील होती है और ऐसा लगता है कोई शोर शराबा हो रहा है या कहीं म्यूज़िक भी चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि बस ये अभी बंद हो जाए। तो बहुत ज़्यादा, इवन कि मैं जो है स्लीपिंग मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करता हूँ तो उसका भी अब असर ख़त्म हो गया उसका ना। तो मेडिसिन भी अब असर नहीं करती। आपने किसी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की कि आप किसी साइकेट्रिस्ट, किसी ने आपको मशवरा दिया? वैसे तो हमारे यहाँ लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि हाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसी ने आपको कहा या आपने खुद सोचा कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ? नहीं, इस तरह का तो अब तक के कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है अभी भी ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दिल करता है बिल्कुल अकेले ही बस बैठे रहें, कोई शोर शराबा ना हो, किसी सुनसान जगह जैसे 2 दरिया वगैरह है इस तरफ जाकर जो है ना सुकून से बैठें और बैठे रहें, बस फील करें कि क्या हो रहा है आपके आसपास ना, पानी का शोर। जब आपके बच्चे आपको ऐसे देखते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चों को तो मैंने जाहिर सी बात है, वो स्कूल भी जा रहे थे तो दादी हैं मेरी जो मदर हैं वो उनको देख रही हैं। उनसे फैमिली से अब सपोर्ट ये है कि मुझसे जो छोटे वाले भाई हैं वो देख रहे हैं ज़्यादातर। क्योंकि मेरी अपनी जो जहनी कैफियत है ना वो इस तरह की नहीं होती। मैं बाज़ दफ़ा बच्चों को उस तरह से नहीं ले पा रहा जिस तरह से मुझे एक ऐसा एज अ फादर लेना चाहिए था, जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिप्रेशन में ये भी होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और मैं स्पेशली अगर उनकी बात करूँ कि एक देखिए हर बंदे को एक खौफ है कुछ ऐसी चीज़ का जो हमने भी नहीं देखी हुई, और ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ट्रेजेडीज़ भी होती हैं। तो क्या कोपिंग मैकेनिज्म में होना चाहिए और इनके लिए क्या चीज़ आप सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन के सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया में है कि आपके जो सिग्निफिकेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, आपकी फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। अच्छा, इनकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता पहले इनको लेकर आना है। फॉर एग्जांपल, अब ये जो है कैसे फेज़ में हैं कि सबसे पहले तो ये इस फेज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ है मेरे साथ। फिर इनकी डेली का एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ एक टू डू लिस्ट है, ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इनको करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को सुबह उठ के रेडी करना, स्कूल लेकर जाना, लेकर आना। उसके बीच में भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 100% ही अच्छे तरीके से ये चीज़ कर रहे हों, बट ही हैज़ टू पुट एफर्ट्स टू डू दीज थिंग्स। क्योंकि देखिए, हम जब एक चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, नजरें चुरा रहे होते हैं, बहुत दफ़ा हमें अपने क्लाइंट को बताना पड़ता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। बहुत दफ़ा आपका दिल नहीं कर रहा होता वो काम करने को, तो हम उनकी एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करवाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है ना कि आप रोज़मर्रा का काम करने के भी काबिल नहीं रहते हैं। डिप्रेशन जब आपका सिग्निफिकेंट किस्म का होता है तो उसमें आपकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका वो जो है ना कि आप बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड से हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पास एक टू डू लिस्ट होती है डे टू डे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने करनी ही करनी है। उसमें फिर हम जो इनका है, इनके केस के हिसाब से इनके लिए कुछ ऐसा मी टाइम भी निकालेंगे जिसमें कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनसे इनको सुकून मिले या कम से कम प्लेजर मिलना स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, वॉक पर चले जाएँ, एक्सरसाइज कर लें, बच्चों के साथ कोई गेम खेल लें, किसी के साथ बात करके सुकून मिलता है तो बात कर लें, किसी दोस्त के साथ जो कि अच्छा सच्चा हमदर्द हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इन सब चीज़ों से काम नहीं आएगा, काम इन सब चीज़ों से मुकम्मल आराम नहीं आएगा। इनको ऑन अ लॉन्गर टर्म थेरेपी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी अपनी बच्चों की जो वेलबींग है ना उसको अगर ये प्रायोरिटाइज करें वो इनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है। मुझे बताइए, थेरेपी कितने अरसे चलती है? हम बहुत से लोगों की थेरेपीज़ देखते हैं, उनकी थेरेपीज़ ना ख़त्म होने का नाम ले रही होती हैं, मतलब वो मुसलसल 5-6 सालों से बाकी सब चीज़ें, लेकिन उनकी थेरेपीज़ चल रही हैं।
लेकिन थेरेपी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, लेकिन इसमें जो प्रोग्नोसिस है दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें एक क्लाइंट के डेमोग्राफिक्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, सोशो इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसके साथ साथ उसका जो फॉर एग्जांपल रूटीन वगैरह कैसी है, डिस्टर्बेंस किस हद तक है, सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम क्रॉनिक कितनी है, ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिटरमिन करते हैं कि थेरेपी को कितना टाइम लगेगा और प्रोग्नोसिस कैसा होगा। अच्छा नबिहा, आप क्या वैसे सजेस्ट करना चाहेंगे इनको? देखिए, जो इस वक्त इनकी सिचुएशन चल रही है ना, और जिस तरीके से ये अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, एक चीज़ आप सब लोग समझ लें कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी वक्त उसकी आखिरी सांस हो सकती है, उसका जो है वो इस दुनिया से नाता टूट सकता है। इस चीज़ को इस तरह से फोकस करके अपने जहन नशीन कर लें कि आपके अपने प्यारे, आपका अपना साथी किसी भी वक्त उसका सांस के साथ ताल्लुक़ जो है वो टूट सकता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें। हम क्या करते हैं, रिलाई करना शुरू करते हैं। जब दो कंपेनियंस, दो साथी एक साथ चलते हैं तो हमें ये लगता है कि दुनिया सिर्फ हम दोनों पर मुहित है, बाकी कोई नहीं है। अपने रिश्तों को, सब रिश्तों को वक्त देना शुरू करें। और अगर खुदा ना खास्ता आपका साथी, आपका पार्टनर जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, मैं ख़ुद भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझा भी सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। बच्चों को कभी ये फील ना होने दें कि कोई एक पार्टनर, माँ या बाप मौजूद नहीं है। आपको उसकी माँ भी बनना है और आपको उनका बाप भी बनना है। अगर आप ही साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर में चले जाएंगे और इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो भी इस दुनिया में नहीं है, या आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, 5 साल से और 12 साल के बच्चे को ये समझाना कि उसका वालिद या उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। आप अगर छोटे बच्चों के जहन में ये बात डाल देंगे तो वो डरना शुरू कर देंगे, खौफ महसूस करेंगे, कभी भी वो एक बहादुर इंसान बन के दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 3 चीज़ें करें, आपका जो है वो डिप्रेशन काफ़ी हद तक जो है वो कम्प्लीटली आप उससे जो है वो निजात हासिल करेंगे। सबसे पहली बात ये कि अपना एक स्पेसिफिक टाइम बनाएं अल्लाह के साथ। कॉन्टैक्ट, स्पिरिचुअल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका एक ताल्लुक़ जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है ना, दुनिया में आपका इलाज मुमकिन ही नहीं जब तक आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्ट ना हो। स्पिरिचुअल थेरेपी से मैं आगाज़ करती हूँ, मैं इससे पहले किसी थेरेपी की तरफ जो है वो नहीं जाती। दूसरी ख़ास और अहम बात, बाउंडिंग को मजबूत करने के लिए एक्टिविटी, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने भी बताया कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मस्ट बी इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अच्छा फूड खाएं, जितनी आपकी खुराक अच्छी होगी, जितना आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका खाना खाने को दिल करेगा। अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी के लिए आपका दिल नहीं चाहेगा, लेकिन आप कुछ अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ आप अपनी बाउंडिंग्स को मजबूत करने के लिए ऐसी चीज़ें जो है वो देखें, कुछ ऐसी वीडियोस देखें, अच्छे लोगों की बातें सुने जिससे आप में मोटिवेशन पैदा हो। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप थेरेपी ले सकें या रेगुलर आप थेरेपी में आ सकें, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर भी पैसा खर्च होता है, तो आपको फिर मोटिवेशन मिलेगी ऐसे लोगों से जो अच्छी बात करते हैं, जो आपको अच्छा सबक दे सकते हैं। तीसरी ख़ास और अहम बात जिस पर आपने फोकस करना है कि आपने डीप ब्रीथिंग का अमल नहीं छोड़ना। जैसे ही स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, डेली ट्वाइस अ डे इन अ डे के ट्वाइस टाइम, यानी कि 2 टाइम जो है वो आपने लाजमी, जैसे बंदा पैनाडोल लेता है, जैसे आप कोई भी आपको खांसी और सिरप लेता है ना, इसी तरह आपने डीप ब्रीथिंग का अमल नहीं छोड़ना और कम से कम 10 टाइम इन अ डे आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। ये आप अगर रेगुलर अपनी रूटीन के साथ जो है वो रख लेंगे ना, आप यकीन करें आपके डिप्रेशन लेवल आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कोई बंदा बीमार भी होता है तो मुझे होता है कि आप बीमार हैं, ठीक है, आप ऑफ कोर्स आपने हर करेक्ट उसी डिवाइन फोर्स के साथ आपने करना है, हाँ डिवाइन फोर्स का, लेकिन साथ में जैसे अगर हमें दूसरी बॉडी, जैसे अगर आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो जहाँ ठीक है आप डिवाइन फोर्स से कनेक्ट करेंगे, अपना ताल्लुक और मजबूत करेंगे, वहाँ पे साथ साथ आपको तबीब की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ इस पर कॉलर काफ़ी देर से मौजूद है, हिजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हिजाब, सबसे पहले तो आपकी कॉल बहुत देर बाद मैंने शामिल की जी, क्या कहना चाहेंगे? ये भी आपका थैंक यू, क्या कॉल शामिल कर ली। मेरा सवाल ये था कि मैं काफी अच्छी रहती हूँ अपने ससुराल वालों के साथ, लेकिन फिर भी ना मुझे कोई ना कोई बात सुनने को मिलती रहती है, तो इस वजह से काफी मेरे जहन में ना अजीब से ख्यालात आते रहते हैं। कभी मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कर दूं या फिर बच्चों को लेके कहीं चली जाऊँ, इस तरह की अजीब सी सोचें आती रहती। अच्छा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मेरी जान मुझे बताया आपकी शादी को वैसे कितना अरसा हो गया है? मेरे 11 साल हो गए, 5 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर से इसी वजह से कहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को टेंशन ना दूँ, जो कि होता है मैं यही करती रहती हूँ।
अच्छा ठीक है, मुझे बताएं जब आपके बच्चे पैदा हुए थे तो फिर आपके अपने ननिहाल बच्चे पैदा हुए हैं या सब आपके ससुराल में बच्चे पैदा हुए हैं, और जब बच्चे पैदा होते हैं आपके पास कोई सपोर्ट, कोई हेल्प होती थी कि आपका ख्याल कर सके, बच्चे का ख्याल कर सके? जी, ये मेरी लास्ट बेटी हुई, वो तो मैंने खुद ही उसका किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो साथ साथ ना जगह ऑफ कोर्स एक बॉडी उसने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, तो आप सोचें कि डिलीवरी के बाद तो कुछ औरतों को साल 1.5 साल तो पोस्टमार्टम में निकल जाते थे, वो डिप्रेशन चल ही रहा होता होगा, तो वो अगेन प्रेग्नेंट एंड देन अगेन डिलीवरी और फिर अगेन पोस्टमार्टम, तो वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है। ऑफ कोर्स इट्स सो रियल। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज वेरी रेयर, और हमारे यहाँ इस पर इंफॉर्मेशन तो छोड़ ही देना, बात ही नहीं होती है इसके ऊपर। हमने तो खैर इस पे शोज, हमने तो क्योंकि हमने शोज भी किए हैं, हमारे पास एक्ट्रेसेस भी आ चुकी हैं जो गुजरी में से, देखिए हमने उस पर बात भी की, लेकिन इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी कॉमन। दूसरी बात ये वही हमने इनको मुझे जरा कहते हैं ना कि मशरा के अक्सर लोग कहते हैं इसका आंसर वो कहते हैं मेरे ससुराल वाले मेरे से खुश नहीं है, तो उनका दिल करता है कि वो तुम्हें लेकर चली जाए, बच्चे की लेकर चली जाए। इन अ स्टेट जहां उन्हें थेरेपी इमीडिएटली लेनी चाहिए। अब हस्बैंड के क्या सपोर्ट है ये भी नहीं पता। देखिए अच्छा, लेकिन वही बात ना, हम बात थेरेपी की, ये जो हम शोज करते हैं ना, ये भी हम कोशिश करते हैं एक तरीके से आपके लिए थेरेपी का सेशन बन जाए, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन कैन अफोर्ड अ थेरेपी सेशन, क्योंकि एक थेरेपी सेशन के कहीं 1000 रुपये तो खैर बहुत कम, लेकिन 2000, 2500, 5000 लोग अपनी बच्चा बीमार हो जाए, लोग कहते हैं यार हम इसको टोटको से ठीक कर देंगे, तो लोग थेरेपी कैसे लेने के लिए जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपना एक छोटा सा जो रोल है ना वो जरूर अदा करें। आपके आसपास कोई बंदा परेशान हो उसको गले लगाएं, और सिर्फ आप ये अगर किसी को कह देना कि तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है, तो वो भी ना बहुत हेल्प होगी इसके लिए। ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।